Friends, this is lecture number 5th, I think. So we are discussing the English literature, especially from UGC NET point of view. और अब तक हमने डिस्कस किया है वो स्पेंसर और उसके बाद यूनिवर्सिटी विट, और अब हम पहुंचे हैं आज जो सबसे बड़े जो प्ले राइट हैं, दैट इज विलियम शेक्सपियर। अब शेक्सपियर पे आप कितनी भी बात कर लो उतनी कम है। विलियम शेक्सपियर एक्चुअली, if you are also preparing for KVS, then you will definitely find 5 to 6 questions from William Shakespeare. नेट में तो एक दो क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, लेकिन यदि KVS का भी साथ में आप कर रहे हो तो उसमें तो 5 to 6, पिछली बार 6 क्वेश्चन थे इससे शेक्सपियर से। तो पहले शेक्सपियर का थोड़ा सा बात करते हैं जनरली। तो शेक्सपियर born in 1564, died in 1616, and the interesting fact about him is that he was born on 23rd April and 23rd April died. It's an interesting fact about him. And he was born on 23rd April and baptized on 26th April. Baptized means जब क्रिश्चियंस के घर बच्चा पैदा होता है, चर्च में लेके जाते हैं, वहां पर उसका जो है नाम भी रखा जाता है और उसको होली वाटर, जो जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में मस्जिदों में प्रसाद वगैरह होता है, ठीक उसी तरीके से जो क्रिश्चियंस की ये जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज बैप्टिज्म। तो जो बैप्टाइज किया गया वो 26 अप्रैल को, बोर्न 23rd अप्रैल, डाइड ऑन 23rd अप्रैल। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही वॉज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड एवन, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, बोर्न स्ट्रैटफोर्ड एवन, एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो नोन एज Bard of Avon. Bard means poet. He also known as Bard of Avon. तो that's why Stratford Avon में पैदा हुए थे, इसलिए Bard of Avon इनको बोला जाता। When he died, he was buried in Westminster Abbey. This is his burial place. Burial place is Westminster Abbey, Trinity Church. थोड़ा सा बायोग्राफिकल डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल नेट में बायोग्राफी से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके बाद जो है हमने एक और चीज साथ में देखनी है, दैट इज, यहां से क्वेश्चन कई बार आता है, इनकी जो ग्रेव है, आप लिखोगे एपिटैफ ऑन ग्रेव। हुज ग्रेव वी आर टॉकिंग? विलियम शेक्सपियर्स ग्रेव, एंड द एपिटैफ रिटन ऑन ब्लेस्ड बी द मैन हु spares these bones and crushed he who disturbed my bones. This is the epitaph रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ विलियम शेक्सपियर। जैसे कीट्स के ऊपर लिखा हुआ है दाई नेम रिट ऑन वाटर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये एपिटैफ रिटन ऑन हिज ग्रेव, ब्लेस्ड बी द मैन हु स्पेयर्स दीज बोन्स
कास्ट ही हु डिस्टर्ब माई बोन्स। तो दिस इज द एपिटैफ रिटन ऑन ग्रेव ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब इसके बाद देखिए विलियम शेक्सपियर का जो बायोग्राफी है उसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते। विलियम शेक्सपियर के बारे में काफी सारे मिथ्स भी प्रचलित हैं। ऐसा बोला जाता है शेक्सपियर वॉज एन इलिटरेट। ये ठीक उसी तरीके से बेईमानी है जिस तरीके से हिंदी के लिए कबीर को अनपढ़ कहा जाना। तो ये तो बिल्कुल जो है डाइजेस्ट नहीं होती बात की शेक्सपियर वॉज एन इलिटरेट पर्सन। क्लियर? लेकिन ऐसा माना जाता है कि व्हेन ही वॉज 18 ईयर ओल्ड ही वॉज मैरिड और वाइफ का नाम था एनी हैथवे। 3 चिल्ड्रन ही वॉज हैविंग। बेटा एक ही था, दैट वॉज हैमनेट। कई जगह ऐसा भी लिखा मिलता है उनकी डेथ हो जाती है वगैरह वगैरह हैमनेट की। इस तरीके से काफी सारा इनके बारे में बोला जाता है। अब बात करते हैं शेक्सपियर एज एन आर्टिस्ट। शेक्सपियर मूव फ्रॉम एक्टिंग टू राइटिंग। एक्टिंग टू राइटिंग। Basically, Shakespeare was an actor and then he started writing the plays also. And basically, he wrote for court of Elizabeth. ठीक है? And then James I, जैकोबियन के टाइम पे जो जैकोबियन पीरियड रहा, इनके बाकी सारे प्लेज जो है वो पब्लिक के लिए रहे, कोर्ट के लिए रहे, और 3 प्लेज जो है वो जो है प्राइवेट अफेयर के लिए रहे, बाद में पब्लिश हुए। इसके बाद देखिए जो शेक्सपियर है इनकी 2 चीजें हैं, एक तो गुड क्वार्टो एंड सेकंड वन इज बैड क्वार्टो। ठीक है? अब देखिए जो बैड क्वार्टो है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हिज 16 प्लेज पब्लिश्ड। वो क्या था? दैट इज बैड क्वार्टो। अब जो वो प्ले है उनके साथ उनके कुछ नोट्स भी हैं, उसमें सब कुछ है, तो उसको बैड क्वार्टो बोलते हैं। और गुड क्वार्टो जिसमें बाद में काफी सारा चीजें बदल के फर्स्ट जब उनका फोलियो पब्लिश होता है। देखिए अब जो ये प्ले आज हमारे पास है इनके बारे में भी हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि एज इट इज टेक्स्ट है शेक्सपियर का लिखा हुआ। इतने सारे जो है बैड क्वार्टो, गुड क्वार्टो, ये वो काफी सारी चीजें, यानी कि शेक्सपियर वैसे तो देखिए 16th सेंचुरी के पोइट है, लेकिन उनके बारे में काफी सारी चीजें आज भी धुंधली हैं, फेड हैं। तो इसलिए शेक्सपियर के गुड क्वार्टो और बैड क्वार्टो जो है वो माने जाते हैं। और इसके बाद जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, व्हेन द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623। He died in 1616. 7 years after his death, first folio came into existence. और एडिटर हमारे थे कॉन्डेल एंड हैमिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्डेल एंड हैमिंग, they published first folio of William Shakespeare in 1623. We should keep this date in view. ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी मस्ट नो अबाउट दिस डेट एंड ऑल्सो द नेम ऑफ दीज 2 एडिटर्स और पब्लिशर्स। तो ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए शेक्सपियर के बारे में रॉबर्ट ग्रीन ने क्या बोला था? देयर इज एन अपस्टार्ट करो हु इज ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। शेक्सपियर के बारे में यह भी बोला जाता है, he wrote nothing his own, he only borrowed the material। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं, चाहे वो होमर रहे हो, चाहे वो अरिस्टो रहे हो, चाहे वो सोफोक्लीज रहे हो, अरिस्टोफेन रहे हो, ओविड रहे हो, दांते रहे हो, बड़े पोइट्स की बात करें तो सबने कहीं ना कहीं से मटेरियल लिया है। ऐसा नहीं है शेक्सपियर वाज द फर्स्ट पर्सन हु बोरोड द मटेरियल। अब होमर इतने दुनिया के सबसे बड़े पोइट माने जाते हैं, उन्होंने भी मिथ्स के ऊपर लिखा है। अब इस मामले में जो है ये रॉबर्ट ग्रीन इनको जो क्रिटिसाइज करते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ प्लेराइट, देन द थिंग्स
were not as much clear and authentic as they became later. In his later life, he became an original author, original writer, and if he borrowed the material from other sources, then he made that material his own. इतना जबरदस्त तरीके से जो है उसको किया कि अब लगता ही नहीं है। अब देखिए शेक्सपियर की जब बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं, तो सारी चीजें बोला जाता है इस तरीके से कि उन्होंने कुछ भी लिखा ही नहीं खुद, लेकिन ऐसा हाँ मटेरियल लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बावजूद भी यदि ये भी मान ले ही बोरोड द प्लॉट ऑफ मैक्सिमम ऑफ हिज प्लेज फ्रॉम अदर्स, बट स्टिल ही इज अ ग्रेट पोएट, ही इज अ ग्रेट प्ले राइट, and he is one of the most popular literature of the world, not only England but of the world. तो that's why अब जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए शेक्सपियर ने बेसिकली 3 चीजें लिखी। द फर्स्ट वन इज कॉमेडी, हिस्ट्री और उसके बाद हमारा ट्रेजेडी। ठीक है, देखिए वैसे जो ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई है वो ट्रेजेडी के लिए हुई उनकी, स्पेशली 4 ग्रेट ट्रेजेडीज बाय शेक्सपियर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। लेकिन बेसिकली ही वाज अ कॉमेडी राइटर, और ऐसा बोला जाता है कि जॉनसन बोलते हैं कि जब वो कॉमेडी लिखते हैं तो ही वाज अ नेचुरल जीनियस, वो नेचुरलिटी है उनके अंदर, अपने आप चीजें बाहर आती हैं। लेकिन जब ट्रेजेडी लिखते हैं तो उनको मेहनत करना पड़ता है, मशक्कत करना पड़ता है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा ग्रेट क्रिटिक डॉक्टर जॉनसन बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए जो एरिस्टोटल है उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ जो है प्लेस के ऊपर, यूनिटी ऑफ टाइम के ऊपर जोर दिया। व्हेन वी डिस्कस विलियम शेक्सपियर एंड व्हेन वी स्टडी विलियम शेक्सपियर्स प्ले वी फाउंड ओनली वन यूनिटी, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ टाइम नहीं है। उसके अलावा एरिस्टोटल ने बोला था डबल प्लॉट नहीं होना चाहिए, सिंगल प्लॉट होना चाहिए। अब शेक्सपियर की चाहे कॉमेडी रही हो चाहे ट्रेजेडी रही हो, डबल प्लॉट्स मिलते हैं काफी सारे प्लेज में। अब वो डबल प्लॉट जो है लेकिन ये डबल प्लॉट से जो वैल्यू है प्ले का वो कम नहीं होता। रीजन क्या है? He knitted his plot in such a lucent way that कि both the stories, both the plots, they parallelly advance, they parallelly move ahead। तो इसलिए अब यदि डबल प्लॉट की बात करें तो you can cite the example of King Lear। One plot is King Lear and his 3 daughters Cordelia, Regan and Gondrel, and on the other hand parallelly जो प्लॉट चलता है that is Gloucester and his 2 sons Edmund and क्या बोलते हैं उनका एडगर, वो 2 जो उनके बेटे हैं उनका चलता है। चाहे आप 12th नाइट ले लीजिए, एज यू लाइक इट ले लीजिए, और जो है हैमलेट ले लीजिए, सबके सब में डबल प्लॉट रहता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इनके प्ले डिस्कस करेंगे उससे पहले थोड़ा सा सारी चीजें देख लेते हैं। एक टर्म होती है पोएटिक जस्टिस। अब पोएटिक जस्टिस विलियम शेक्सपियर में गायब है। Poetic justice means villain should be penalized and the hero should be, you can say, awarded, rewarded. But in Shakespeare you will find that कि villains never die, और लास्ट में जब कैटास्ट्रोफी होती है तो उसमें स्टेज के ऊपर जो है वो हीरो का आपको डेड बॉडी जरूर मिलेगा। अब ऐसे में कहा जाता है कि जस्टिस नहीं है, पोएटिक जस्टिस नहीं है। ओके, अब उसके बाद पोएटिक लाइसेंस भी एक टर्म होती है। पोएटिक लाइसेंस हालांकि इट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। अब यहां पर ये इसका अपना नजरिया था। अब दैट्स वाई आप कह सकते हो जो पोएटिक जस्टिस के मामले में कि इफ द हीरोज और द गुड पर्सनालिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड आर अवॉर्डेड एंड द इविल वंस आर पेनलाइज, दिस इज आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में असल में तो ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे जो लोग करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो अच्छी जिंदगी जीते हैं, पैसे भी है, गाड़ी है, बंगला। जो लोग मेहनत करते हैं बेचारे अच्छे लोग होते हैं, जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर वाज अ पोएट ऑफ नेचर, एंड व्हेन वी कॉल हिम अ पोएट ऑफ नेचर वी आर कॉलिंग हिम द नेचर। व्हाट नेचर इट इज? ह्यूमन नेचर।
ह्यूमन साइकी का, ह्यूमन नेचर का इतना बड़ा पोएट शायद ही वर्ल्ड लिटरेचर में कहीं मिले। देखिए जब कैंटरबरी टेल्स हमने पढ़ा चौसर का, उसमें बोला कि डिफरेंट स्टेटस से लोग थे कैंटरबरी टेल्स में, बट जो हायर वन था दैट वाज नाइट एंड लोअर वन वाज प्लोमैन। बट इन शेक्सपियर यू विल फाइंड किंग्स ऑल्सो, नाइट्स, ऑल्स, सर्वेंट्स, मेड्स, यानी कि यहां चौसर से भी ज्यादा वैरायटी है। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर जॉनसन कोल्ड कि बेन जॉनसन इज द गार्डन वेयर ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्प्लेड इन अ वेरी वेरी डिजायर्ड मैनर एंड शेक्सपियर इज अ जंगल वेयर यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। जंगल और गार्डन में तो फर्क रहेगा। ये वाली चीज जो है बेन जॉनसन खुद भी इनको बोलते हैं कि जो शेक्सपियर इज नॉट फॉर एनी वर्ल्ड कंट्री, रादर ही इज फॉर द वर्ल्ड स्टेज के लिए उनके लिए बोलते हैं। नेचर पोएट उनको बोला जाता है जॉनसन के द्वारा, डॉक्टर जॉनसन की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अब इसीलिए हमें जब किंग लियर की लास्ट में डेथ होती है, चाहे वो हैमलेट हो, मैकबेथ हो, ओथेलो हो या रोमियो जूलियट हो, तो हमें पेन होता है, हमें थोड़ा सा पेन होता है। इसलिए अब देखिए ऐसा बोला जाता है कि जंगल में भी सबसे पहले वही पेड़ कटता है जो सीधा हो, क्योंकि वो काम का यही जो है फिलॉसफी वर्ल्ड में, दुनिया में, सोसाइटी में भी काम करती है। सबसे पहले वही लोग शिकार होते हैं जो सीधे होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम धीरे धीरे इनका कॉमेडीज के बारे में एक और पॉइंट आपने याद रखना है। ऐसा बोला जाता है कि व्हेन वी स्टडी विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज देयर इज नो हीरो, ओनली हीरोइंस। इन कॉमेडी देयर इज नो हीरो, ओनली हीरोइंस आर देयर। चाहे वो वोयला हो, चाहे वो आपका रोजालिंड हो, चाहे वो मिरांडा हो, मतलब कोई भी एक हीरोइन उठा के देखो तो हीरोइन का जो कैरेक्टर है वो पूरा डेवलप होना है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कि ओनली हीरोइंस आर देयर, देयर इज नो हीरो। अब इसके बाद जो है विलियम शेक्सपियर की बात हुई, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही वॉज द मेंबर ऑफ चैम्बरलेन्समैन, चैम्बरलेन्समैन, ठीक है, ये 1594 से। लेटर दिस ग्रुप नोन एज किंग्समैन, ये कब हुआ? 1604 में। इस ग्रुप को लास्ट में फिर किंग्समैन जो है बोलने लगे। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है, ही वॉज द मेंबर ऑफ किंग्समैन एंड ही वॉज एसोसिएटेड विद ग्लोब थिएटर। ठीक है, दैट वॉज बिल्ट इन 1598-99। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना। इसके बाद विलियम शेक्सपियर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई ही वॉज अ ग्रेट एक्टर, और शुरुआत एक्टिंग से ही की थी, बाद में राइटिंग में आए थे। ही एक्टेड इन हिज ओन प्लेज एज वेल एज इन अदर्स प्ले। ऐसा माना जाता है कि हैमलेट जो प्ले है, द रोल ऑफ हैमलेट द गोस्ट मीन्स किंग हैमलेट वॉज प्लेड बाय विलियम शेक्सपियर। ही ऑल्सो प्लेड अ रोल इन एज यू लाइक इट ऑल्सो, ऐसा माना जाता है। और जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है एक्टिंग के बारे में, वो आया है कि ही प्लेड द रोल इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। इसमें उन्होंने रोल प्ले किया है और ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है। टू प्लेज बाई जॉनसन, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम आ रहे हैं इनके प्लेज के ऊपर धीरे धीरे। प्लेज से पहले थोड़ा सा पोइट्री की बात करेंगे। बेसिकली ही रोट 37 plays, somewhere we find 38 also, and 154 sonnets। और दो इनका जो बड़ी पोएम है दैट इज रेप ऑफ ल्यूक्रिस, और जो एक जो आपका पोएम रहता है वो रहता है आपका दैट इज, वो कहां गया, अडोनिस करके जो है उनका,
हाँ, आई फॉरगॉट द नेम, वीनस एंड एडोनिस। बेसिकली ये चीजें हैं। थोड़ा सा मैं सोनेट के बारे में बात करूंगा। देखिए जो सोनेट्स हैं वो 1 to 126 डेडिकेटेड टू अ यंग मैन नेम्ड मिस्टर WH। हमें नहीं पता है WH कौन है, बस इतना ही लिखा है, मिस्टर WH। और जो अभी लास्ट का जो बचा है 27 to 54, ये जो है किसी अननोन लेडी है, उसको डार्क लेडी बोला जाता है, डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा शेक्सपियरियन सोनेट हैविंग 3 क्वार्टेट्स, 4 + 4 + 4 + 2 क्वार्टेट प्लस एंडिंग कपलेट। ठीक है जी। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन नेट में बहुत बार पूछा गया, राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। फर्स्ट क्वार्टेट AB CD EF GG, AB CD EF GG, this is ending couplet, this is the rhyme scheme of Shakespearean sonnet। क्लियर, ये राइम स्कीम है, तो ये भी चीज याद रखने की है। और अभी तक जो चलता आ रहा था, चाहे वो सिडनी रहे हो, स्पेंसर रहे हो, दे यूज्ड पेट्रार्कन वे ऑफ सोनेट, here that was deviated because in Petrarchan sonnet we found octave plus sestet, octave 2 quartets 4 + 4 and sestet 2 tercets 3 + 3, but here the क्या बोलते हैं इसको, sonnet ends with a couplet। एक फर्क ये था। अब देखिए, अब बात करते हैं इनके प्लेज की। बेसिकली 3 जो है कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं बोल सकते शेक्सपियर के लिए कि ही स्टार्टेड विद हिस्ट्रीज देन कॉमेडीज देन ट्रेजेडीज। नो, पैरेलली ही रोट कॉमेडीज एज वेल ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्रीज, वो तीनों ही चीजों पर काम किया है। एक जो क्वेश्चन नेट में आता है, फॉर रोमन प्लेज द सोर्स वाज प्लूटार्क्स लाइव्स। एक्चुअली जो प्लूटार्क है ये इस बुक को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जो रोमन प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, उसका जो सोर्स रहता है वो प्लूटार्क्स लाइव्स रहता है, क्योंकि बात यहीं से शुरू हुई थी कि दूसरे लोगों का मटेरियल जो है इन्होंने बोरो किया है। और जो इंग्लिश, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, यानी कि इंग्लिश, स्कॉटिश जो प्लेज हैं, हिस्ट्री प्लेज, खासकर हिस्ट्री प्लेज जो है हिस्टोरिकल, उनके लिए यूज किया है होलिनशेड्स क्रॉनिकल। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, बहुत बार ये पेपर में आ चुके हैं। तो दैट्स व्हाई दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सोर्सेज फॉर रोमन प्लेज प्लूटार्क्स लाइव, इंग्लिश एंड स्कॉटिश होलिनशेड्स क्रॉनिकल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमेडीज। टेम्स ऑफ श्रू, इट इज कंसिडर्ड एज लो कॉमेडी। ये 1590s में लिखी गई। इट इज कंसिडर्ड एज लो कॉमेडी। इसके बाद शुरू होती है हाई कॉमेडी। हाई कॉमेडी में कौन कौन से इनके जो है प्लेज इंक्लूड हैं, दैट इज एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना,
अब टू जेंटलमैन ऑफ वरोना से एक पॉइंट याद रखना, पिछली बार केवीएस में क्वेश्चन आया था कि विच वॉज द फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एंड द आंसर इज टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वरोना। यहां से आपने जो है चीजों को याद रखना है। उसके बाद है मिडसमर्स नाइट ड्रीम, नाइट ड्रीम। और ये क्यों फेमस है? ये वो प्ले है जिसमें इंडियन बॉय अपीयर होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है नेट में। इसके बाद आपका मिडसमर नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये वाला भी जो है प्ले इंपॉर्टेंट है। और एक है मच अडो अबाउट नथिंग। अब देखिए हर प्ले की समरी यहां डिस्कस होना पॉसिबल नहीं है, आप भी समझते हो, लेकिन कम से कम जो इंपॉर्टेंट प्लेज विलियम शेक्सपियर के हैं उनकी समरी को आपको गो थ्रू होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एज यू लाइक इट, अब यहां से एक चीज और क्लियर है, एज यू लाइक इट या ट्वेल्थ नाइट रहा हो, ठीक है ना, वो क्या चीज क्लियर है कि शेक्सपियर नेवर केयर्स अबाउट नेम्स। शेक्सपियर ने कभी नाम की चिंता नहीं की है। अब ये जो कॉमेडी है इसका जो सेटिंग है वो है आर्डन। ये क्या है? एक फिक्शनल कंट्री है, ठीक है, फ्रांस का कोई माना जाता है, फिक्शनल कंट्री इट इज। अब एज यू लाइक इट में जो है हमने देखना है वो क्या है कि जो एज यू लाइक इट प्ले है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉमेडी ऑफ इंग्लिश एज वेल एज वर्ल्ड लिटरेचर। तो इसमें हम बात करते हैं, अब शेक्सपियर की कॉमेडी की बात करेंगे तो दो तीन चीजें शुरू में याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज डिस्गाइज, शिपरैक, रोमांटिक लव, टैंगल्ड प्लॉट, ठीक है ना, लेकिन जो एंडिंग होती है वो हमेशा हैप्पी होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉमेडी। अब इसमें होता क्या, डिस्गाइज, कि इसमें जो है हीरोइन है, खासकर हीरोइन डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज अ मेल। शिपरैक, कोई भी शिपरैक प्लेस होता है, जैसे कि आप देखोगे जो हमारा ट्वेल्थ नाइट है उसमें होता है। रोमांटिक लव, मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता है ट्वेल्थ नाइट में वो उससे लव करता है, वो उससे बिल्कुल ट्रायंगल सा बन जाता है, ठीक है, पता ही नहीं चलता, और लास्ट में वो रिजोल्व होती हैं चीजें। कई बार तो ये भी होता है वन वुमन इज लविंग अनदर वुमन बिकॉज द सेकंड वुमन इज डिस्गाइज्ड एज अ मैन, जैसा कि आर्काडिया में भी हैपन हुआ था, जो हमारा सिडनी का वॉक था। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टैंगल्ड प्लॉट, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एज यू लाइक इट पे कंसंट्रेट करते हैं। द हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट रोजालिंड, कौन है? रोजालिंड। एज यू लाइक इट जो प्ले है, द प्लॉट ऑफ दिस प्ले हैज बीन बोरोड फ्रॉम थॉमस लॉज रोजालिंड, कल भी बात की थी। अब जो रोजालिंड है, रोजालिंड जो कैरेक्टर है हमारा, शी इज डिस्गाइज्ड एज अ मेल और बॉय, और अब कहां पर है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ग्रीनवुड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एंड शी इज हैविंग वन मोर लेडी अलोंग विद हर, दैट इज सीलिया। अब सीलिया कौन है? सीलिया इज द फ्रेंड ऑफ रोजालिंड, ठीक है। रोजालिंड का जो फिजिकल स्ट्रक्चर बताया है, शी इज टॉल, हेल्थी, एंड दैट्स व्हाई द गाइज ऑफ मेल सूट्स हर, तो दैट्स व्हाई इट सूट्स हर। अब ये यहां पर है रोजालिंड जो है। अब देखते हैं रोजालिंड जो है, ये फ्रेडरिक, जो किंग फ्रेडरिक है, ये इनको निकाल देते हैं। फ्रेडरिक रोजालिंड को निकाल देते हैं, फॉरेस्ट में जाती है, मेल का जो है कॉस्ट्यूम डाला हुआ है,
and everybody considers her as a male along with Celia. अब जो इसका जो नाम बताया है गैनमेट, ये एन डी सॉरी बीच में, रोजालिन जो है डिस्गाइड एज, और सीलिया जो है एलिना, सी डिस्गाइड एज एलिना एंड रोजालिन डिस्गाइड एज गैनमेट. ओके, अब जो ये रोजालिंड है सी लव्स ओरलैंडो. ओरलैंडो अपने असिस्टेंट के साथ है, एडम के साथ. अब जो रोजालिंड है वो क्या करती है, सी लव पोइट्री ऑन द ट्रीज, जंगल में पेड़ों के ऊपर लव पोइट्री लिखती है. और ये बंदा जो है फॉल्स इन लव. और ये बिकॉज रोजालिंड क्या है, सी इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेल, तो अब ये क्या है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोले तो ओरलैंडो का लव गुरु बन जाती है. अब ओरलैंडो को नहीं पता कि जिसकी पोइट्री वो पढ़ रहा है पेड़ों के ऊपर वो ही ये है, गैनमेट नहीं, ये रोजालिंड है. तो इस तरीके से जो है कैरेक्टर रहता है. फ्रेडरिक यहां पर है, ओरलैंडो है, रोजालिन है, एडम है, सीलिया है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज जैक. और इसका जो एक इंपॉर्टेंट डायलॉग है, ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज, स्टेज, ये इसी प्ले का है और ये बोला जाता है जैक के द्वारा. और जो है वहां पर 7 एजेज में, स्टेजेज में डिफरेंस जो है डिवाइड करते हैं शेक्सपियर पूरी लाइफ को, वगैरह वगैरह, यू नो वेरी वेल. तो ये वाली चीज भी यहां से आपने ध्यान रखनी है. ये था आपका एज यू लाइक इट. अब एज यू लाइक इट के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्वेल्थ नाइट, and the subtitle of this play is what you will, यानी कि मर्जी आपकी. because he never cares for the name, what's in a name, रोमियो जूलियट में बोलते हैं ना what's in a name, a rose smells sweet everywhere. ये कोट किसका है, शेक्सपियर का कोट है. किस प्ले का कोट है, रोमियो जूलियट का कोट है. तो नाम में तो वो बिलीव करते ही नहीं थे. ठीक है जी. अब जो 12th नाइट है, अब इसकी जो जगह है दैट इज इलीरिया. सेटिंग बता रहा हूं, इलीरिया, अ शिपरैक टू प्लेस, शिपरैक टू प्लेस. और वहां पर 2 कैंडिडेट हैं, द वन इज वोयला एंड सेबेस्टियन. दे आर ट्विंस, सी इज अ फीमेल एंड सेबेस्टियन इज अ मेल. हूबहू मिलते हैं दोनों. तो अब जो है when the shipwreck took place they were separated from each other, and now this Voila, she disguised herself as a male, okay, and she enters the court of Duke Orsino. अब ड्यूक जो है ओर्सिनो, और इसका पेज बन जाती है. ठीक है. When the play starts, it starts with if the music is the food of love, then play on. If the music is the food of love, then play on. ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत बार आया है. ये ओर्सिनो, because he is a love of seek of self love. He is a seek of self love. अब ये जो है he is in love with उसका क्या नाम है, ओल्विया. अब ओल्विया जो है उसके ब्रदर और फादर की डेथ की वजह से सी इज मोर्निंग, सी इज इन मोर्निंग, वो किसी को एंटरटेन नहीं करती है. तो दैट्स व्हाई दिस ओर्सिनो ये बहुत परेशान है. और आखिरकार ये जो पेज अभी नया नया आया है, वोइला जो है, अब ये इसको हायर करता है, एंगेज करता है. एंड ही सेंट अ रिंग एज वेल एज लेटर्स टू ओल्विया थ्रू दिस पर्सन. लेकिन होता क्या है, जैसे कि शेक्सपियर की कॉमेडी में होता है, अब जब वोइला ओल्विया के पास जाती है तो लड़की तो नहीं है ना, रियल में तो लड़की है, डिस्गाइज एज अ मेल. अब उल्टा हो जाता है, ओल्विया फॉल्स इन लव विद वोइला, एक लड़की लड़की के साथ, एंड वोइला सीक्रेटली फॉल्स इन लव विद ओर्सिनो. ट्रायंगल बन गया ना, ओल्विया वोइला को लड़का समझ के
और जो ड्यूक है वो ओलिविया से जो है लव करता है, और जो वोइला है वो ड्यूक से लव करती है। बड़ा कमाल का जो है इसमें ट्रायंगल बनता है। अब इसके बाद यहां पर और भी काफी कुछ है। मैलवोलियो है, अब मैलवोलियो जो है ही ऑल्सो थिंक्स दैट कि जो ओलिविया है सी राइट्स लव लेटर फॉर हिम और वगैरह वगैरह, वो ऐसा समझता है मैलवोलियो। और यहां पर जो सबसे शानदार जो कैरेक्टर है दैट इज ओकचीक। ही इज द बेस्ट फूल इन इंग्लिश लिटरेचर। ओकचीक इज द बेस्ट फूल इन इंग्लिश लिटरेचर, प्लीज कीप दिस थिंग इन व्यू। ये शायद सबसे शानदार उपज है विलियम शेक्सपियर का। इस कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। दूसरा जो फेस्टी इज देयर, क्लाउन है फेस्टी। क्लाउन क्या है? फेस्टी फेस्टी क्या है? ये क्लाउन है। आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हो। और फ्रेंड्स जो और इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक आध हो सकती है वो भी आप जो है नेट से देख सकते हो। वैसे मोटा मोटा मैंने बता दिया। और इसमें जो वो सीन रहता है जो लव लेटर वाला, और इसके पीछे ये लोग जो है उसको कह देते हैं कि ये आपके लिए वगैरह, उसमें काफी ह्यूमर वहां पर पैदा होता है। और लास्ट में ये सारी चीजें सुलझ जाती हैं, पता चलता है वोइला इज अ फीमेल, और सारी की सारी हैप्पी एंडिंग होती है। जिसका जिसके साथ होना था वैसे ही जो है लव अफेयर रहता है, वो सारी चीजें रिजोल्व हो जाती हैं। तो ये 12th नाइट था। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्रिसमस होता है उसके 12 डेज बाद जो फेस्ट होता है उसके लिए स्पेशली ये डिजाइन किया गया था एंड एक्टेड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ। तो इस तरीके से सारी चीजें हमने अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि बैकग्राउंड से कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद है लाउड्स लेबर्स लोस्ट। अब इस प्ले में क्या है, लाउड लेबर लोस्ट जो प्ले हमारा है उसमें हमारा रहता है कि यहां पर फर्डिनेंड है किंग ऑफ नेवरे। फर्डिनेंड ये किंग है। अब ये क्या करता है, अब इसके 3 नाइट हैं, ठीक है। और वो 3 नाइट जो है कौन कौन है इसके, मैं नाम आपको बता देता हूं। ब्रायन, लॉन्गविल एंड डुमेन। ब्रायन, लॉन्गविल, डुमेन। अब ये लोग जो है जो कोर्ट हाउस को एकेडमी में कन्वर्ट कर देते और कहते हैं कि हम ना अभी किसी से 3 साल के लिए किसी औरत को नहीं देखेंगे, सिर्फ स्टडी करेंगे मन लगाकर। अब क्या लाउड लेबर लोस्ट, वो सारा का सारा मेहनत लोस्ट हो जाता। कैसे? तभी क्या होता, फ्रांस से डिप्लोमेटिक पर्पज के लिए डेलीगेशन आता है, इंक्लूडिंग द प्रिंसेस एंड हर 3 फ्रेंड्स। ये भी 4, वो भी 4, और होता क्या है, चारों के साथ दे फॉल इन लव। जिसका डर था वही बोला क्या था, भाई 3 साल के लिए बिल्कुल एकेडमी की तरह कोर्ट रहेगा, सिर्फ पढ़ाई होगी। लेकिन वो सारी की सारी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि 3 जो है लेडीज आती हैं, वो है रोजालिन, मारिया एंड कैथरीन। रोजालिन, मारिया, कैथरीन। और अब सीधी सी बात है, ये किंग है तो इसके साथ प्रिंसेस ही जाएगी, ठीक है। चारों के साथ दे फेल इन लव। अब ये सारे का सारा जो गुत्थी बन जाती है। अब क्या होता है, फ्रांस जहां से ये लोग आए थे, द फादर ऑफ दिस प्रिंसेस डाइड, वहां से ये मैसेज आता है और ये सारा का सारा जो है प्लॉट फिर रिजोल्व होता है वहां चलकर। इसका भी डिटेल आप देख सकते हो नेट से जाकर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट जो थीम था इसका प्लॉट था वो आप लोगों को बता दिया है।
ये था आपका लॉस लेबर लोस्ट। अब इसके बाद मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब इसमें पोसिया है, खासकर पोसिया की स्पीच जो कोर्ट में रहती है। साइलोक है, बड़ा कमीना है ये। बेसिनियो है, ठीक है ना, ये वाला कैरेक्टर है। और इसमें जो है एक आध और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकते हैं, जिसमें आपका जेसिका जो साइलोक की बेटी है, जेसिका, ये कौन है, डॉटर है किसकी, हाँ साइलोक की डॉटर है। अब इसमें होता क्या है, एक तो रिंग सीन, रिंग सीन, एंड सेकंड वन इज 1 पाउंड फ्लैश। ये कोर्ट का है कि किस तरीके से जज कहता है भाई 1 पाउंड फ्लैश ले लो साइलोक से। अब जो चाकू है वो थोड़ा जानता कि 1 ही पाउंड काटेगा, 2 पाउंड काटेगा या आधा पाउंड काटेगा। तो इट इज ऑल्सो अ कॉमेडी, ठीक है। और इसमें भी जो है प्लॉट काफी जो है टेंगल रहता है, लास्ट में सारी चीजें रिजोल्व होती हैं। पील ऑफ लाफ्टर वी फाइंड ओवर देयर। तो दैट्स व्हाई दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। पोर्सिया काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें रहता है, साइलोक इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीजें यहां पर रहती हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा भी काफी सारे जो है इनके रहते हैं प्लेज तो, लेकिन हर एक प्ले को यहां पर डिस्कस करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल रहेगा। तो दैट्स वाई हम जो है बाकी चीजों को थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी हिस्ट्रीज की। अब हिस्ट्रीज में जो है हेनरी फोर्थ, थ्री जो है इनके पार्ट्स रहते हैं। हेनरी फोर्थ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर जो फेलस्टाफ है वो अपीयर होते हैं, जो कैरेक्टर है फेलस्टाफ का वो, और इसका जो थीम रहता है एजुकेशन ऑफ प्रिंस हॉल, ठीक है ना, प्रिंस हॉल। ये प्रिंस हॉल कौन है, हु बिकेम हेनरी फिफ्थ, जो नेक्स्ट किंग भी है यूके का। थोड़ा सा इस तरीके से आपने रखना है। दूसरा आपका रहेगा जो है रिचर्ड प्लेज, इनके हैं रिचर्ड प्लेज हैं, वो भी आपने जो है ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वहां पर है, हर किसी को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो अब जो है हम धीरे धीरे इनकी जो कॉमेडीज हैं, सॉरी ट्रेजेडीज हैं, उन पे जा रहे हैं। बेसिकली जो 4 ट्रेजेडीज हैं उनकी बात करेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है कि यू आर टू सीरियलाइज देम, क्रोनिकल ऑर्डर में सीरियल करना होता है, बहुत बार क्वेश्चन है। तो उसका मैं तरीका आपको बताता हूं। हैमलेट, ओथेलो, लियर यानी कि किंग लियर, किंग को थोड़ा साइड में कर देता हूं, एंड मैकबेथ। The purpose behind this style is that you please take only the initial letter. अब क्या बन जाता है, HOLM, ये याद करने का एक तरीका है बस, HOLM। तो बारी बारी से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए हैमलेट जो है, नंबर 1, इट इज द लार्जेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। और जो स्मॉलेस्ट जो ट्रेजेडी है दैट इज मैकबेथ, लार्जेस्ट हैमलेट। नंबर 1 चीज इज दिस, लार्जेस्ट प्ले है। अब इसके बाद हैमलेट का जो थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं। देयर आर 2 हैमलेट्स एक्चुअली, हैमलेट द किंग एंड देन हैमलेट द प्रिंस। क्लोडियस, ये क्लोडियस कौन है, क्लोडियस इज ब्रदर टू हैमलेट किंग हु मर्डर्ड किंग हैमलेट एंड देन बिकेम द किंग। इसके बाद ये किंग बन जाता है। और कौन है, गर्ट्रूड। ये गर्ट्रूड कौन है, गर्ट्रूड इज द मदर ऑफ हैमलेट द प्रिंस, सॉरी
Hamlet the prince and wife Hamlet king, and after the death of King Hamlet, within just 1 month she marries King Claudius. Now Claudius is the king. और यहीं से जो साइकोलॉजिकल डिलेमा चलता है हैमलेट के माइंड में वो शुरू होता है, और इसीलिए जो है वो आगे चलकर जो उनकी अपनी बिलविड रहती है ओफिलिया, बोलते हैं फ्रिल्टी इज दाई नेम वुमन, बहुत फेमस कोट है, फ्रिल्टी इज दाई नेम वुमन। और ये वो प्ले है जिसमें गोस्ट अपीयर होता है। ये गोस्ट किसका है? इट वॉज द गोस्ट ऑफ हैमलेट द किंग। और उसके बाद जो इसका फ्रेंड है हैमलेट का, प्रिंस का, होरेसियो, वो इसको बताता है, ठीक है। अब अगले दिन रात को मिडनाइट ठीक 12 बजे हैमलेट प्रिंस वहां पर होता है, किंग हैमलेट अपने ग्रेव से बाहर आते हैं विद ऑल द वेपन्स एंड इन द क्या बोलते हैं उसको, जो किंग वाला जो कॉस्ट्यूम है वो डाल के। अब वो डर भी माइंड में है, बट एटलीस्ट ही वेंट टू किंग एंड देन द किंग रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ हिज ओन मर्डर, कि ही वाज मर्डर्ड बाय किंग क्लोडियस हिज ओन ब्रदर। एक तो ये था। दूसरा जो है आपने क्या ध्यान रखना इसमें, पोलोनियस। ये पोलोनियस जो है ये कौन है? नंबर 1 ये ओफिलिया और लाटे, इनका फादर है। ओफिलिया कौन है? बिलविड ऑफ हैमलेट, ठीक है। अब इस सारे जो है मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जो हैमलेट है वो एक प्ले गोंजागो इस प्ले का अरेंजमेंट करता है, और इस प्ले में जो इसका अपना प्लॉट है ठीक वैसा ही प्लॉट करवाता है, और जो क्लोडियस वो बीच में उठ के चले जाते हैं। नाउ देयर इज नो प्लेस फॉर डाउट कि यस किंग क्लोडियस इज द रियल यू कैन से मर्डरर। अब देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये बहुत इंटेलिजेंट और स्कॉलर टाइप बंदा है हैमलेट, वो जो गोस्ट अपीयर हुआ था उसकी बात एज इट इज नहीं मान लेता, क्योंकि गोस्ट इज कंसिडर्ड इविल सोल, तो वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं मान लेता, अपने माइंड के ऊपर, अपने लेवल के ऊपर सोचता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट व्हाट अ पीस ऑफ मैन, व्हाट अ पीस ऑफ मैन। ये कोट किसका? ये हैमलेट का है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। दिस कोट इज ऑल्सो अकर्स इन हैमलेट अटर्ड बाय हैमलेट द प्रिंस। अब यहां से चीजें क्लियर हो गई। इसमें जो है, जो हमारा जो क्लोडियस है वो इसकी जासूसी करवाता है। 2 बंदे होते हैं, रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डरस्टन। ये लोग इसकी जो है करते हैं, जासूसी करते हैं, और बाद में पता चलता है और ये खुद उसके शिकार हो जाते हैं, हैमलेट को पता लग जाता है इस चीज का। और इसके ऊपर प्ले भी है, टॉम स्टॉपर ने लिखा है रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डरस्टन आर डेड। इस बार भी क्वेश्चन आया था। अब ये चीजें डीएसएसबी में क्वेश्चन ये आया था, ये चीजें आपने इसमें ध्यान रखनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है मैडनेस, और ये मैडनेस कैसी है? फेन मैडनेस। फेन का मतलब झूठी, रियल में मैड नहीं है हैमलेट, वो बहाना बनाते हैं, प्रिटेंशन करते हैं मैडनेस का। एक तो ये ओफिलिया का सुसाइड, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ग्रेव डिगर सीन, ग्रेव डिगर सीन। और एंड में किस तरीके से लाटे और हैमलेट के बीच ड्वेल होता है, जिससे क्लोडियस बड़ा खुश होता है। जानबूझ के पहले स्वॉर्ड पॉइजन वगैरह में वो डाल के वो तैयार की गई थी, एंड हैमलेट यू कैन से फैटली वुंडेड बाय लाटे एंड डाइड, बट बिफोर डाइंग ही किल्ड किंग क्लोडियस ऑल्सो एंड कर्ट्रूड किल्ड हरसेल्फ, और ओफिलिया पहले ही मर चुकी थी। तो सुसाइड एक अहम मुद्दा रहता है शेक्सपियर में। 10 से ज्यादा बार सुसाइड अटेम्प्ट होता है शेक्सपियर के प्लेज में। यह था आपका हैमलेट। पूरा हैमलेट यदि मैं सुनाने लगूंगा तो 1 घंटा तो हैमलेट में ही लग जाएगा। अब हैमलेट के बाद हम बात करते हैं ओथेलो की। ओथेलो अमूर, जो वेनिसियन आर्मी जो है उसका कैप्टन है, ये आप बोल सकते हो। और एक डेस्टिमोना इनकी जो है बिलविड है, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ बावेंटियो,
और ये जो है ओथेलो जो डेस्टिमोना है उससे शादी कर लेता है, दोनों के बीच शादी होती है जिससे इन लोगों को काफी दर्द होता है बाब एंटियो को। और रोड्रिगो बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैरी डेस्टिमोना, इनको काफी पेन होता है। और एक कैरेक्टर है यागो, यागो जो है ये माना जाता है लिटरेचर का सबसे कमीना कैरेक्टर है, ऐसा माना जाता है। अब यागो कौन है? यागो जो है ये असिस्ट करता है ओथेलो को, असिस्टेंट मान लीजिए उनका है। अब यागो की जो वाइफ है शी इज द मेड ऑफ ओथेलोज वाइफ डेस्टिमोना, यागो की जो वाइफ है वो ओथेलो की जो है क्या है, वो मेड है। अब ये बंदा, ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्लॉट करते हैं कि इन दोनों के बीच जो रिश्ता वो टूट जाए। अब वो क्या करता है ओथेलो, एक इनको लव टोकन देता है, वो क्या है, दैट इज अ हैंकी, हैंडकरचीफ। अब ये जो यागो की वाइफ है ये डेस्टिमोना का वो हैंकी चुरा लाती है, बिकॉज ये मेड थी उसकी, और ये लाकर जो रोड्रिगो को दे देती है। और उसके बाद यागो जो है ये वाली चीज रिवील करता है ओथेलो को, और ओथेलो बिना कुछ समझे अपनी बिलविड को, वाइफ को किल कर देता है। और वो कहता है आई लव्ड मच नॉट विद माइंड, वो माइंड से प्यार नहीं करता, आई लव्ड मच, ऐसा जो है इसमें, ये मैंने थोड़ा सा ओथेलो का आपको ब्रीफ में करके बताया है। डिटेल के लिए आप कोई भी बुक कंसल्ट कर सकते हैं। एंड नाउ किंग लियर, ये अपने आप में बहुत ही शानदार ट्रेजेडी है। किंग लियर, इसमें दो प्लॉट मैंने बताए थे, गोनरिल, रीगन, कोडिलिया। 3 daughters are there. Cordelia initial position she is considered the immoral child, और उसके बारे में what a pity this child is खुद किंग लियर बोलते हैं। और ये दो बेटियां जो अभी बहुत प्यारी लग रही हैं, लास्ट में क्या निकलता है कि कोडिलिया ही हेल्प करती है अपने फादर की, ये उसके पास भेज देती है, ये उसके पास भेज देती है, और साथ में ये लिख के भी भेजती है अपने, या उनको जो है हेल्पर है उनको भी करती है असिस्ट कि वो किसी जो है इनको किल भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स दूसरा जो आपका इसमें सब प्लॉट है दैट इज ग्लाउस्टर के 2 बेटे हैं, एडमंड एंड एडगर, और ठीक इसी तरीके से एक बेटा ग्लाउस्टर के साथ भी ऐसा ही करता है, वो इज अ बास्टर्ड था, वो उसका अपना बेटा नहीं था, आप बोल सकते हो इस तरीके से। ये वहां पर रहता है। और फूल, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज फूल, वो जब स्टॉर्म सीन इसमें है, जब किंग लियर अंधे हो जाते हैं, स्टॉर्म में है, तब जो वो कहते हैं कि जो नेचर की जो ये ठंडी हवा है ये तो कुछ भी नहीं है, और फूल का जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में कोडिलिया की जो है डेड बॉडी वो किंग लियर के हाथों में है, एट दैट टाइम ही वॉज ब्लाइंड, दैट वॉज मैचलेस सीन, टोटली मैचलेस सीन। तो इस तरीके से ये चीजें आप ध्यान रखोगे। और मैकबेथ, मैकबेथ क्या है? मैकबेथ इज अ ब्रेव वॉरियर, ये वापिस आ रहा, लड़के जीत के आ रहा, इसके साथ बैंको है, ये इसका फ्रेंड है। अब जब ये आते हैं जो प्ले खुलता है वहां पर 3 विचेज हैं, प्रोफेसी करती हैं कि ये बंदा किंग बनेगा, मैकबेथ जो है किंग बनेगा। और ये बात आके जब वो अपनी बीवी यानी कि लेडी मैकबेथ से शेयर करता है तो लेडी मैकबेथ के दिमाग में सिर्फ यही बात घर कर जाती है। अब वो इसको इंस्टिगेट करती है मैकबेथ को, यू प्लीज किल डंकन। डंकन कौन है? ये किंग है। यू प्लीज किल किंग डंकन एंड देन यू विल बी द किंग। पूरी जो है आपको जनता प्यार करती है वगैरह वगैरह। और आखिर में ये इसको मना लेती है। डंकन इनके घर आते हैं और रात में लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ स्टैब किंग डंकन, मार देते हैं। और जब भी रात की बात होगी, कुछ अनहोनी घटेगी, चाहे वो हैमलेट में गोश्त का अपीयरेंस हो या यहाँ पर किंग डंकन का मर्डर रहा हो, वहां पर जो वेदर है वो भी फाउल हो जाता है। चाहे वो विचेज वाला सीन मैकबेथ का रहा हो, यानी कि सिमिलरिटी रहती है। ह्यूमन नेचर वर्सेस द रियल नेचर, उसमें मैच वो दिखाने की कोशिश करता है। अब जब वो मर्डर करता है मैकबेथ तो अपने हाथों को देखता है, द हैंड्स वर स्मीयर्ड विद द ब्लड ऑफ किंग डंकन, और वो बोलता है कि इवन द वाटर ऑफ ऑल द 7 ओशंस कैन नॉट, यू कैन से, वॉश माई हैंड्स।
ठीक है। फिर वो स्लीप वॉकिंग लेडी मैकबेथ का, फिर बाद में बैंकों का भी मर्डर, मैकडफ, मैकोलम, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और इनको डिटेल में हम सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया, डिटेल में नहीं जा सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रोमियो एंड जूलियट। रोमियो जूलियट को क्या बोला जाता है? स्टार क्रॉस्ड लवर, स्टार क्रॉस्ड लवर्स, ठीक है। अब भाई रोमियो जूलियट जो है ये इटालियन एक मिथ के ऊपर रहता है। अब ये जो है ये मोंटे और ये कैपुलेट, ये फैमिलीज के नाम है। ये इस फैमिली से बिलोंग करती है, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों के बीच बहुत जबरदस्त राइवलरी है, जैसा कि पहले पुराने फिल्मों में होता था। हीरो हीरोइन दे फैल इन लव, दोनों के बीच बड़ी दुश्मनी रहती है, घर वालों के बीच वगैरह वगैरह। अब जो रोमियो है ये पहली बार मार्स के साथ जूलियट के घर जाता है एंड देयर जो एक एपिथेलियम सोनेट है वो बोलते हैं एंड इन द एंड ऑफ द सोनेट फर्स्ट किस यू कैन से टुक प्लेस बिटवीन रोमियो एंड जूलियट। और जो शेक्सपियर है उनके प्लेज में जो लव है उसमें फिजिकल जो एलिमेंट है वो रहता है। अब इसके बाद इसमें एक जो कैरेक्टर है दैट इज नर्स, नर्स का भी जो है कैरेक्टर रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है जो शी इज सेक्सुअल ओरिएंटेड, सेक्स ओरिएंटेड यू कुड कॉल हर। अब ये समझती है बस सेक्स ही लव है, सेक्स के बाहर लव नहीं होता है। और लास्ट में जूलियट को अकेला छोड़ देती है प्रॉब्लम के टाइम में। और एट लास्ट बोथ दीज लवर्स रोमियो एंड जूलियट दे यू कैन से किल्ड देमसेल्व्स, ठीक है। काफी बड़ा स्टोरी है, इस तरीके से उसमें प्रीस्ट वगैरह का रोल रहता है, किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी होती है एवरीबॉडी नोज। तो आप एक बार थोड़ा सा देख लोगे, थोड़ा सा थीम मैंने आपको बता दिया है। और इसमें एक बहुत ही शानदार डायलॉग है जब रोमियो दीवार के ऊपर बैठा है रात की ठंड में और जूलियट वहां बालकनी में खड़ी है और वो इस पोस्टर में खड़ी है, तो रोमियो कहता है इफ आई वर द ग्लव, काश मैं ग्लव होता, क्योंकि उसने हाथ में ग्लव पहन रखे थे ना। लास्ट प्ले में डिस्कस करूंगा दैट इज टेम्पेस्ट। और ये रियल में शेक्सपियर का भी लास्ट प्ले है टेम्पेस्ट। अब टेम्पेस्ट जो है ये बाकी सारे प्लेज से अलग है, ना इसको कंप्लीटली कॉमेडी में डाल सकते हैं, ना ट्रेजेडी में डाल सकते हैं, ना हिस्ट्री में डाल सकते हैं। ये सबसे अलग टाइप का प्ले है। इसमें जो कैरेक्टर है प्रोस्पेरो, ये एक मैजिकल पावर इसके पास है और एक मैजिक आइलैंड के ऊपर ये रहता है अपनी बेटी के साथ, और बेटी का नाम है मिरेंडा। अब कहानी क्या है कि इनका भाई है एंटोनियो और एक कैंडिडेट है अलोंसो। अब ये दोनों इंट्रिग करके कॉन्स्पिरेसी करके इसको भगा देते हैं और ये यहां आकर रहता है। यहां आकर ये दो स्लेव बनाता है, वन इज एरियल और दूसरा है कैलिबन। ये स्पिरिट्स हैं, एरियल भी और कैलिबन भी। अब ये आइलैंड के ऊपर रह रहे हैं। प्रोस्पेरो के अलावा मिरेंडा ने दूसरा कोई इंसान देखा नहीं है, मेल या कैलिबन, ये तो उनका सर्वेंट है। वो दूसरा कोई इंसान देखा नहीं है, उसको नहीं पता व्हाट लव इज व्हाट मेल इज, उसको पता ही नहीं है। अब होता क्या है कि अब ये लोग एंटोनियो है, अलोंसो है, काफी सारे लोग एक मैरिज अटेंड करके आ रहे होते हैं। अलोंसो की डॉटर की जो है मैरिज अटेंड करके शिप से आते हैं। अब ये एरियल को बोलता है प्रोस्पेरो एंड एरियल क्रिएटेड द फॉल्स और आर्टिफिशियल टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट क्या होता है? समुद्री तूफान होता है। और वो रेडी हो जाते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं मेंटली कि यस वी आर गोइंग टू ड्राउन इनटू द सी, डूबने वाले हैं, मरने वाले हैं। अब मिरेंडा और प्रोस्पेरो वो बैंक के ऊपर किनारे के ऊपर खड़े देख रहे हैं। अब मिरेंडा कहते बिकॉज शी इज इनोसेंट एंड प्योर सोल कि फादर कुछ कीजिए, कहता डोंट वरी, और वो जो है उनको उतने मैजिकल वे में ही बचा भी लेता है। अब जो है यहां पर जो कैरेक्टर है दैट इज फर्डिनांड। ये फर्डिनांड कौन है? ये अलोंसो के बेटे हैं, अलोंसो के बेटे हैं। अब ये मिलते हैं मिरेंडा और फर्डिनांड। फर्स्ट टाइम शी सो अ मेल एक्सेप्ट हर ओन फादर ऑन दैट आइलैंड एंड शी फॉल्स इन लव विद फर्डिनांड। और फर्डिनांड बोलता है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर फादर, और उसका पूरा का पूरा जो
कहानी सुनाता फिर अपने बेटे को कि इतने साल पहले ऐसे हुआ था, इन लोगों की जो करतूत सुनाता वगैरह वगैरह वगैरह। और जो एरियल है, एरियल से वादा हुआ था कि भाई यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो मैं आपको रिलीज कर दूंगा। और इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल जो क्रिटिक हैं वो शेक्सपियर के अंदर कॉलोनियलिज्म ढूंढते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एरियल एंड कैलिबैंड। सम अदर एलिमेंट्स आर आल्सो देयर इन अदर प्लेज आल्सो, बट दिस इज द मेजर प्ले, टेम्पेस्ट। तो फ्रेंड्स ये लास्ट का प्ले था। अब मैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताऊंगा आपको, प्लेज की सेटिंग बताऊंगा, नोट कर लेना, बोलता जाऊंगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है। टू जेंटलमैन ऑफ वरोना कॉमेडी है, इसका सेटिंग इटली का रहता है। लव लेबर लोस्ट स्पेन का रहता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस इटली का रहता है। और मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम इसका स्पेन का सेटिंग रहता है। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं, चाहे वो रिचर्ड हो, हेनरी हो, कोई भी हो, उन सब की सेटिंग यूके यानी कि इंग्लैंड रहती है। हैमलेट का डेनमार्क है, किंग ऑफ डेनमार्क। ओथेलो का वेनिस इटली है। किंग लियर का इंग्लैंड है। मैकबेथ का स्कॉटलैंड है। और एंटनी एंड क्लियोपेट्रा ये मैं डिस्कस भी नहीं कर पाया, कर लेना, इसको आप इंपॉर्टेंट है, वो इजिप्ट है। ठीक है। और कोलरिज का एक स्टेटमेंट है, आवर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर, वो शेक्सपियर को बोलते हैं आर मीरियड माइंडेड शेक्सपियर। और बेन जॉनसन इनको बोलते हैं स्वीट स्वैन ऑफ एवन, बहुत बार आया। एक छोटा सा वीडियो बाकी बाद में देंगे, उसमें सिर्फ शेक्सपियर की कोट्स रहेंगी, तो एक लेक्चर में शेक्सपियर को वाइंड अप करना इट्स वेरी टफ। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।